नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी द बुक सोसाइटी में आपका स्वागत है। जहां हम आज के इस वीडियो के माध्यम से सब्जेक्ट कोड BHIC 106 के अंतिम भाग पर चर्चा करेंगे। इससे पहले भाग एक और भाग दो में कुल मिलाकर 7 क्वेश्चनों की व्याख्या की जा चुकी है। आज जो हमारा 8वां क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि आधुनिक पश्चिम की प्रमुख विशेषताओं को रेखांकित कीजिए। तो जो आज हमारा यूरोप है या जो आधुनिक यूरोप है, इसकी क्या क्या प्रमुख विशेषताएं थी, क्वेश्चन यह पूछ रहा है। तो जब आप आधुनिक पश्चिम की विशेषताएं बताओगे तो आपको सांस्कृतिक विशेषताएं, राजनीतिक विशेषताएं, सामाजिक विशेषताएं और आर्थिक विशेषताएं, इन सबको बताना पड़ेगा। तो देखो, सबसे पहली बात यह कि जो आधुनिक पश्चिम है इसकी सबसे पहली विशेषता ये थी कि 17th सेंचुरी के बाद, या मैं कहूँ 18th सेंचुरी में जो यूरोप नया आया, उस यूरोप में जो धार्मिक कल्चर था वो सेकुलरिज्म था। यानी कि अगर आप 17वीं शताब्दी से पहले का यूरोप देखोगे तो वहाँ पर चर्च का दबदबा था, पॉप, पादरी, बिशप, इन सब की चलती थी। लेकिन 18th सेंचुरी के बाद का जो यूरोप आया वो कहीं ना कहीं सेकुलरिज्म के सिद्धांत पर आया, ऐसा किताबें कहती हैं। बट अगर आप रियल में देखोगे तो अभी भी वहाँ के 70% कंट्री ऐसी हैं जिन्होंने अपना धर्म जो है क्रिश्चियन ही घोषित कर रखा है। तो आधुनिक पश्चिम में धर्मनिरपेक्षता विकसित हुई है। इसमें धार्मिक संस्थाओं का प्रभाव कम हो गया है। धर्म को व्यक्ति का मामला यानी कि इंडिविजुअल मामला रख दिया गया है। राज्य और धर्म को अलगाव को बढ़ावा दिया गया है, यानी कि धर्म का क्षेत्र अलग होगा और राजनीति का क्षेत्र अलग होगा। राजनीति धर्म के मामले में इंटरफेयर नहीं करेगी और धर्म राजनीति के मामले में इंटरफेयर नहीं करेगा। तो आधुनिक पश्चिम की पहली विशेषता यह है कि वो धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत पर है, जहां धर्म राजनीति के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा और राजनीति धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगी। दूसरी और सबसे खास बात है कि यहाँ पर लोकतांत्रिककरण किया गया, यानी कि लोकतंत्र को बढ़ावा दिया गया। ये खास बात है और ये सबसे अच्छी बात भी है पश्चिम में, कि पश्चिम में लोकतांत्रिक प्रणाली का विकास हुआ। यानी कि जहाँ पहले राजा का शासन था, राजतंत्र था, अब यहाँ पर डेमोक्रेसी धीरे धीरे आनी शुरू हो गई। यहाँ नागरिकों को अधिकार दिए जाने लगे, निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया होने लगी, सत्ता का विकेंद्रीकरण यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, यानी कि केवल और केवल अब प्रधानमंत्री को शक्ति नहीं रहेगी, राजा को शक्ति नहीं रहेगी, बल्कि शक्तियों का पुनर्वितरण किया जाएगा। संविधान के हिसाब से शासन चलाया जाएगा और ह्यूमन राइट, मानव अधिकार की अवधारणा को बढ़ावा दिया जाएगा। तीसरी विशेषता यह है कि सबसे खास बात यह थी कि यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हुआ, तकनीकी प्रगति हुई, विज्ञान को बढ़ावा दिया गया। तो अगर हम मॉडर्न वेस्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी में क्रांतिकारी बदलाव आया, क्रांतिकारी विकास हुआ, औद्योगिक क्रांति हुई, नई नई मशीनें बनी। पहले जहाँ घरों में काम होते थे अब वो कारखानों में होने लगे। बिजली, कंप्यूटर, इंटरनेट जैसी आर्थिक प्रगति आई और सामाजिक जीवन पूरी तरीके से बदल गया। खास बात यह आधुनिक पश्चिम में व्यक्तिवाद को बढ़ावा दिया गया, इंडिविजुअलिज्म को बढ़ावा दिया गया। तो व्यक्तिवाद आधुनिक पश्चिम की सबसे खास विशेषता है। इसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल दिया गया, व्यक्ति के अधिकारों को प्राथमिकता दी गई। इन्होंने कहा पूरे के पूरे विकास का केंद्र मानव होना चाहिए, क्योंकि मानव ही सबसे बड़ी जो चीज़ है इस दुनिया की, जो कि विवेकपूर्ण है। तो ऐसे में व्यक्ति की अगर स्वतंत्रता बढ़ती है तो समाज की स्वतंत्रता बढ़ेगी, समाज की स्वतंत्रता बढ़ती है तो देश की स्वतंत्रता बढ़ेगी। पूंजीवाद की शुरुआत हुई। तो आधुनिक पश्चिम जो है वो पूंजीवाद और मुक्त बाजार प्रणाली पर आधारित है, जहां प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है, लोगों के विचारों को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है। जितने अच्छे विचार होंगे उतना ही ज़्यादा समाज का विकास होगा। निजी संपत्ति को बढ़ावा दिया गया, उद्योग को बढ़ावा दिया गया और प्राइवेट सेक्टर जो है वो कंपटीशन पर डिपेंड था, जिससे समाज में जो वस्तुएं आई उनकी क्वालिटी भी अच्छी हुई, आर्थिक समृद्धि हुई और देश की इकोनॉमी एकदम से चलने पड़ी। ज्ञानोदय और तर्कवाद, जहाँ 18वीं शताब्दी से पहले का अगर आप यूरोप देखोगे, 15th सेंचुरी का यूरोप देखोगे तो चर्च का दबदबा होगा, धर्म का दबदबा होगा। लेकिन 18वीं शताब्दी के बाद से यूरोप में क्या हुआ, ज्ञानोदय हुआ, यानी कि एनलाइटमेंट। और लोगों की जो सोच हो गई वो लॉजिकल सोच हो गई, वैज्ञानिक सोच हो गई। क्योंकि दो टाइप के लोग होते हैं इस दुनिया में, एक वो होते हैं जिनकी सोच के पीछे कोई स्तर नहीं होता, बेमतलब की बातें हैं, ठीक है, पीछे कोई लॉजिक ही नहीं है। एक वैज्ञानिक सोच होती है जो मानवता को बढ़ावा देती है। अब धर्म परंपराओं के स्थान पर तर्क और अनुभव को बढ़ावा दिया गया। आधुनिक पश्चिम की जो अगली विशेषता थी वो ये थी कि शिक्षा और साक्षरता को बढ़ावा मिला, विश्वविद्यालयों में रिसर्च होने लगी, वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा मिला, नए नए विश्वविद्यालय स्थापित हुए, समाज में समानता और जन कल्याण की भावना पर बल दिया गया, खास तौर पर लैंगिक समानता, यानी कि स्त्री पुरुष के आधार पर समानता को बढ़ावा दिया गया। नस्लीय समानता की बात की गई, अब गोरे काले के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। सोशल जस्टिस यानी कि सामाजिक न्याय भी होना चाहिए। तो स्वास्थ्य के स्तर में, शिक्षा के स्तर पर, सामाजिक सुरक्षा के स्तर में कल्याणकारी नीतियों की शुरुआत हुई।
आधुनिक पश्चिम की जो अगली विशेषता थी, उपनिवेशवाद शुरू हुआ। बड़े पैमाने पर बड़े बड़े देशों ने छोटे छोटे देशों को अपना उपनिवेश बनाना शुरू करा। हालांकि इसकी आलोचना भी हुई, लेकिन ये कहीं ना कहीं इनका वर्चस्व था, दबदबा भी था। आधुनिक पश्चिम में विभिन्न संस्कृतियां आई, विभिन्न परंपराएं आई, और इस तरीके से जो आधुनिक पश्चिम है वो क्या हो गया, विविधताओं भरा हो गया, विविधताओं भरा हो गया। निष्कर्ष ये निकलता है कि आधुनिक पश्चिम की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो सेकुलरिज्म के सिद्धांत पर आधारित हैं, व्यक्तिवाद के सिद्धांत पर आधारित हैं, लोकतंत्र को बढ़ावा दिया गया, पूंजीवाद को बढ़ावा दिया गया, वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा दिया गया, समाज में समानता की स्थापना की गई। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। तो अगर ये क्वेश्चन आया कि आधुनिक पश्चिम की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, तो आप बताएंगे 18वीं सदी के बाद जो जो पश्चिम में चेंजेस आए, जैसे धर्म का स्थान धर्मनिरपेक्षता ने ले लिया, राजतंत्र का स्थान लोकतंत्र ने ले लिया, जो इलॉजिकल सोच थी वो लॉजिकल सोच हो गई, विज्ञान और तकनीक में बढ़ावा मिला, व्यक्ति के अधिकारों को बढ़ावा मिला, पूंजीवादी प्रणाली शुरू हुई और व्यापार तंत्र में बढ़ोतरी हुई, तर्कवाद शुरू हुआ, शिक्षा का स्तर बढ़ता चला गया, समाज में स्त्री पुरुष के आधार पर समानता की बात की जाने लगी, नस्ल भेद को खत्म करने की बात की जाने लगी, और उपनिवेशवाद को बढ़ावा मिला। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर जो 9 है हमारा, वो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चनों में से एक है। देखो मैं आपको इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि जो हम 10 क्वेश्चन हमने पढ़े हैं, इन 10 क्वेश्चनों में से ही पेपर आपका बनेगा। 5 क्वेश्चन आपको पूरे मिलेंगे, आपको 5 क्वेश्चन नहीं करने होंगे। वहाँ पर लैंग्वेज चेंज होगी बट पूछेगा वो वही चीज़ें। तो इसलिए ना आपको अपनी नॉलेज पे अडिग रहना है, वो उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। क्वेश्चन की लैंग्वेज घूम फिर सकती है बट आंसर यही रहेंगे, देख लेना आप। क्वेश्चन है, कला समाज को, उसकी महत्वाकांक्षाओं को, भ्रमों और विरासत को दर्शाती है। पुनर्जागरण के संबंध में इस कथन की व्याख्या कीजिए। देखो इस क्वेश्चन को आपको बहुत ही लॉजिकल समझना होगा, बहुत कठिन क्वेश्चनों में से एक है, लेकिन आंसर इसका बहुत ही आसान है। पहले क्वेश्चन समझो। देखो पुनर्जागरण काल, तो मैंने बताया था आपको, एक तो होता है अंधकार युग। कौन सा युग? अंधकार युग। और एक होता है पुनर्जागरण युग। अंधकार युग में क्या होता है, धर्म का दबदबा होता है, व्यापारिक गतिविधियां कम होती हैं, लोग की सोच जो है वो लॉजिकल नहीं होती है, जो कला बनती है वो उस लोक की बनती है, यानी कि परलोक की बात की जाती है कि मरने के बाद क्या होगा, मरने के बाद जीवन कैसा होगा। ठीक है, तो अंधकार युग में क्या होगा, अंधकार युग में सबसे पहली बात क्या है, व्यापार कम होगा, वैज्ञानिक सोच नहीं होगी तो वैज्ञानिक गतिविधियां भी नहीं होगी, शिक्षा का स्तर कम होगा, लोग इस संसार के बारे में नहीं सोचेंगे, इस जीवन के बारे में नहीं सोचेंगे, मरने के बाद क्या होगा इसके बारे में सोचेंगे, धर्म का दबदबा होगा। लेकिन जब समाज अंधकार युग से पुनर्जागरण की ओर जाएगा, आधुनिक युग की ओर जाएगा, तो क्या होगा, वैज्ञानिक सोच होगी, वैज्ञानिक गतिविधियां बढ़ेंगी। अब न सच्चाई पर जीवन जिया जाएगा, कल्पनाओं में जीवन नहीं जिया जाएगा। अब ऐसे में क्या कला इन चीज़ों को दिखाती है? अब क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो क्वेश्चन हमारा यही है कि जो कला है यानी कि आर्ट है, यानी कि जो चित्र बनते हैं, ठीक है, जो साहित्य लिखा जाता है, जो मूर्तियां बनती हैं, ये क्या समाज की महत्वाकांक्षाओं को दिखाती हैं? तो देखो कला समाज की महत्वाकांक्षा को दिखाती है कि नहीं, समाज की महत्वाकांक्षा क्या है, जिस समाज की जैसी महत्वाकांक्षा होगी उस समाज की कला भी वैसी ही होगी। जो समाज जिन भ्रमों में जीता होगा वो अपनी कला में भी उस भ्रम को शो करेगा, और वो भ्रम उसे विरासत में मिलेंगे। यानी कोई व्यक्ति कट्टर है तो उसे वो कट्टरता विरासत में मिली है, वो एक भ्रम में जी रहा है, और उस समाज की जो कला होगी वो उन्हीं चीज़ों को शो करेगी। लेकिन जब इस कला में परिवर्तन आएगा, तो जो परिवर्तन आएगा वो यथार्थ होगा, यथार्थ मतलब सच होगा, उसका इस जीवन से लेना देना होगा, उस जीवन से लेना देना नहीं होगा। अब देखो क्वेश्चन को समझो, ये तो बात अब तक रही क्वेश्चन की, अब आंसर की ओर जा रहे हैं। तो पुनर्जागरण काल 14वीं से लेकर 17वीं शताब्दी तक था। इस दौरान कला के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुए, विज्ञान के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुए, फिलॉसफी के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुए। जो इस समय की कला थी उसने समाज की सोच में बदलाव लाने की कोशिश करी, समाज की मान्यताओं में बदलाव लाने की कोशिश करी, और समाज की महत्वाकांक्षाओं में बदलाव लाने की कोशिश करी। सबसे पहली बात यह है कि इस दौरान जो कलाओं का विकास हुआ, यानी कि जो किताबें लिखी गई, जो पेंटिंग्स बनाई गई, जो मूर्तियां बनाई गई, उसमें धार्मिक और वैज्ञानिक संतुलन दोनों था। जहां पहले धर्म का ही दबदबा था, अब वैज्ञानिक सोच भी है। तो पुनर्जागरण कला ने धार्मिक सौंदर्य को यथार्थवाद के साथ मिलाया। यथार्थवाद मतलब सच्चाई, रियलिटी, कि वास्तव में इस जीवन में क्या है, और यह समाज की महत्वाकांक्षा का प्रतीक था। यहां पर विश्वास और तर्कों को एक साथ लाया गया। पुनर्जागरण काल ने मानव को केंद्र में रख दिया। जहां पहले धर्म को केंद्र में रखा जाता था, मानव को केंद्र में रख दिया गया। लियोनार्डो दा विंची जैसे कलाकारों ने, माइकल एंजेलो जैसे कलाकारों ने मानव शरीर की सुंदरता को गढ़ा, कला के माध्यम से शक्ति को बढ़ावा दिया, क्षमता को बढ़ावा दिया, सांसारिक जीवन पर जोर दिया। जहां पहले धार्मिक विषयों में
परलोक की बात की जाती थी कि मृत्यु के बाद जीवन क्या है। अब जो कला है वो सांसारिक पहलुओं पर चर्चा कर रही है, प्रकृति और प्रेम की भावनाओं की बात कर रही है, भौतिक और सांस्कृतिक उन्नति की बात की जा रही है। भ्रमों का चित्रण पुनर्जागरण काल में मिथकीय पात्रों के माध्यम से धार्मिक कथाओं को दिया गया। इससे समाज में गहरे विश्वास और कल्पनाओं को चित्रित किया गया जो आदर्शवादी थे। आदर्शवादी विचारधारा ये होती है, जैसे मैं कहूँ, समाज में बिल्कुल भी भ्रष्टाचार ना हो, हर एक व्यक्ति दूसरे के लिए परोपकार करे, हर एक व्यक्ति दूसरे का सम्मान करे। ये सब बातें ना आदर्शवादी हो गई हैं, क्योंकि समाज तो स्वार्थ से भरा पड़ा है। और अगर हम देखें कि समाज स्वार्थी है तो यही क्या है, यही यथार्थ है। और मैं सोचूं कि समाज बहुत अच्छा है तो मैं यही क्या है, आदर्श है। तो आदर्श जो है वो सोचने में तो बहुत अच्छा लगता है कि ये चीज़ें ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए, लेकिन यथार्थ का उससे कोई लेना देना नहीं होता। और इस तरीके से कलाओं के माध्यम से वहाँ दिखाया जाने लगा। जैसे कि माइकल एंजेलो की एक चित्र है, सिस्टीन चैपल की छत पर उसने भगवान और आदम की चित्रकारी दिखाई है और मानव और ईश्वर के बीच में संबंध दिखाए हैं। कलाकारों ने भ्रम और यथार्थ को मिलाकर ऐसी कला बनाई है जो वास्तविक जीवन की कठिनाइयों को दिखा रही है कि वास्तव में जीवन में समस्याएं हैं, इन समस्याओं को सॉल्व करना होगा। इसके अलावा विरासत का प्रदर्शन किया है पुनर्जागरण काल की कला ने। ठीक है, उस विरासत को दिखाया है कि जिस विरासत को यूरोपियन देखना चाहते थे, क्योंकि एक टाइम ऐसा था जब रोम कला पूरे विश्व में सबसे प्रसिद्ध कलाओं में से एक थी। रोम का दबदबा था, रोम साम्राज्य का दबदबा था। और जब वापस से इन सब चीज़ों का पुनर्जागरण किया गया तो उनकी विरासत की भव्यता को देखा गया। इस समय जो भी घर बने, जो भी महल बने, जो भी चर्च बने, ये सब पुरानी शैली के आधार पर बने, रोमन शैली के आधार पर बने। इस प्रकार से कला ने समाज को उसकी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ा रहा और लोगों को आगे भी बढ़ाया। इस समय की एक बहुत तगड़ी पेंटिंग थी मोनालिसा की पेंटिंग, जो लियोनार्डो दा विंची जी ने बनाई थी, जहां उसके मानव चेहरे की गहराई थी। मोनालिसा में भावना और यथार्थ का चित्रण किया गया था। ये समाज की जटिलता और उसकी सुंदरता को दर्शा रही है। ऐसे ही माइकल एंजेलो ने एक मूर्ति बनाई थी। यह समाज की महत्वाकांक्षा को उजागर करता है। सिस्टीन चैपल जो चर्च था, वहाँ की जो छत पर नक्काशियाँ की गई थी, चित्रकारी की गई थी, माइकल एंजेलो उससे क्या हो गए, अमर हो गए, आज भी वो जाने जाते हैं। तो पुनर्जागरण काल की कला जो थी, उसने उस समाज की जो गहराई से विचार थे उसको प्रदर्शित किया। क्योंकि देखो, एक मूर्ति ना मूर्ति नहीं होती है, एक चित्र सिर्फ चित्र नहीं होता है, ये कलाकार की अभिव्यक्ति होती है। कलाकार किस विश्वास में विश्वास रख रहा है, कलाकार किस परंपराओं को जानना चाहता है, कलाकार की सोच क्या है, उस समाज की सोच क्या है, ये तमाम चीज़ें उसमें दिखती हैं। आप कोई भी पेंटिंग लेने जाओगे, आप कोई मूर्ति लेने जाओगे, आप वो मूर्ति, वो पेंटिंग लोगे जिसका भाव आपको समझ में आएगा। और वो भाव आपको विरासत में मिला है, वो भाव आपकी विचार दिखा रहा है, वो भाव दिखा रहा है कि आप किन परंपराओं में विश्वास कर रहे हैं। तो इसी तरीके से जब कलाकार किसी कला को बढ़ावा देता है तो उससे हमें उसकी छवि दिखाई देती है, उस समाज की सोच दिखाई देती है, उस समाज के दर्शन दिखाई देता है, उस समाज की परंपरा दिखाई देती है, उस समाज की विरासत के बारे में पता चलता है। और क्वेश्चन हमसे यही पूछ रहा है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन यह है कि मुद्रण या छपाई संस्कृति के आधुनिक यूरोप में उदय के परिणामों की व्याख्या कीजिए। यानी कि यूरोप में जब मुद्रण शुरू हुआ, छापे खाने की शुरुआत हुई, किताबें छपने लगी, तो इसका प्रभाव क्या पड़ा, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो जब भी मुद्रण यानी कि छपाई की शुरुआत हुई, तो छपाई की शुरुआत से पहले क्या था, हाथों से लेखन लिखा जाता था। अब हाथों से जो लेखन लिखा जाएगा उसमें समय ज़्यादा लगेगा। अब इसमें समय ज़्यादा लगेगा तो ये महंगा भी होगा। अब ऐसे में जो बड़े लोग होंगे, अमीर लोग होंगे, सिर्फ वही इन किताबों को रख पाएंगे। गरीब लोग शिक्षा से दूर रहेंगे क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं होगा। लेकिन जब मुद्रण होगा तो क्या होगा, शिक्षा, जो किताबें हैं वो सस्ती हो जाएंगी, शिक्षा का स्तर बढ़ जाएगा। इससे समाज प्रभावित होगा, शिक्षा प्रभावित होगी, विचारधारा प्रभावित होगी, राजनीति प्रभावित होगी। और बिल्कुल यही हुआ। जोहेंस गुटेनबर्ग ने मुद्रण प्रेस का आविष्कार किया और सबसे पहले 150 बाइबल की किताबें छापी गईं। और उसके बाद लगातार किताबें छपनी शुरू हुई। ज्ञान, विचार और सूचनाएं बढ़ती चली गईं, बढ़ती ही चली गईं और बढ़ती चली गईं। मुद्रण संस्कृति का परिणाम क्या हुआ, इससे बड़े पैमाने पर साक्षरता आगे बढ़ी। साक्षरता मतलब पढ़ने लिखने की क्षमता लोगों में बढ़ी, लिटरेसी रेट आगे बढ़ा, एजुकेशन का प्रसार हुआ। मुद्रण प्रेस के कारण पुस्तकों का उत्पादन अधिक हुआ, उनकी कीमतें कम हुई, आम लोग भी पुस्तकों खरीदने लगे, आम लोग भी पढ़ने में सक्षम हुए। मुद्रण ने शिक्षरता को बढ़ावा दिया, साक्षरता को बढ़ावा दिया। सामान्य जनता धीरे धीरे करके शिक्षित हो गई, और लोग शिक्षित होंगे तो लॉजिकल सोच भी हो जाएगी। विश्वविद्यालय बनेंगे, विद्यालय बनेंगे, पाठ्य सामग्री आएंगी। मुद्रण होगा तो विचारों का प्रसार किया जाएगा। मार्टिन लूथर ने, जिन्होंने चर्च की आलोचना करी थी, उन्होंने अपने 95 सूत्रों को मुद्रण प्रेस के माध्यम से फैलाया। धर्म सुधार संभव हो पाया, क्योंकि देखो, धर्म का दबदबा जब ही हो सकता है जब लोगों ने वो किताबें पढ़ी ही ना हो जिसमें धर्म के सिद्धांत लिखे हैं।
मुद्रण ने वैज्ञानिक गतिविधियों को, दार्शनिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया और समाज में क्रांतिकारी बदलाव लाए। राजनीति में भी बदलाव आए, लोग अब जागरूक होने लगे पहले के मुकाबले। मुद्रण संस्कृति ने प्रचार को बढ़ावा दिया, राजनीतिक विचारों को बढ़ावा दिया, लोकतंत्र की विचारधारा को बढ़ावा मिला। और जब कभी भी छपाई की शुरुआत हुई होगी और उसके बाद किताबें छपी होंगी तो भाषा का भी विकास हुआ होगा, साहित्य का विकास भी हुआ होगा। पहले जो ज्ञान था वो सिर्फ लतनी भाषा के अंतर्गत ही था, लेकिन अब लोकल लैंग्वेज में भी पुस्तकें उपलब्ध होने लगी, जिससे क्षेत्रीय भाषाओं का विकास हुआ। मुद्रण ने साहित्य के क्षेत्र में क्रांति ला दी, जिससे लेखकों को आमदनी मिलने लगी, तो उनके लिए लिखना और भी ज्यादा संभव हो सका। धर्म ग्रंथों का बढ़ावा मिला, मुद्रण ने बाइबल और धार्मिक ग्रंथों को आम लोगों तक फैलाया। विभिन्न धार्मिक विचारधाराओं के बीच में मतभेद भी हुए। आर्थिक प्रभाव यह हुआ कि पुस्तकों का व्यापार शुरू हो गया, विक्रेताओं और प्रकाशकों का एक नया वर्ग उभरा, नौकरियों का निर्माण हुआ, जैसे कागज निर्माण, स्याही उत्पादन, पुस्तक में व्यापार में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर बढ़े। विज्ञान और ज्ञान का प्रसार हुआ, सहयोग बढ़ा, नवाचार संभव हुआ। इस प्रकार से छपाई संस्कृति के उदय ने यूरोप में एक सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक हर तरीके के परिवर्तन ला दिए। ज्ञान और सूचनाओं का प्रसार बढ़ने लगा, वैज्ञानिक सोच बढ़ी। मुद्रण संस्कृति ने न केवल व्यक्ति को मजबूत बनाया बल्कि समाज को एक नई दिशा दी। धर्म में भी सुधार हुआ, वैज्ञानिक क्रांति हुई और इस प्रकार से समाज आधुनिकता की ओर आगे बढ़ता गया, क्योंकि शिक्षा ही आधुनिकता की कुंजी है। शिक्षा ही हमारे सामने अवसरों के द्वार खोलती है। मैं आशा करता हूँ BHIC 106 का एग्ज़ाम आपका बहुत ही अच्छा जाए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट कोड में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।